आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पहले चरण की इस खास बातचीत में हम उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कितना दखल है। ये सवाल बार बार उठ के आता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या दखल है। हम इसे दखल का स्वरूप नहीं देंगे, हमारी भागीदारी क्या है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड संयुक्त रूप से चुनाव मैदान में गई थी और संयुक्त रूप से हम सरकार में हैं। और आप देखेंगे कि आज भी कई प्रमुख मंत्रालय जो बिहार सरकार में हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, पथ निर्माण मंत्रालय हो, इस प्रकार के कई मंत्रालय, पशुपालन विभाग हो, ये सभी मंत्रालय आज भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से, और सभी कैबिनेट स्तर के नेता हैं, मंत्री हैं, इसलिए ये सवाल ही भागीदारी का संयुक्त रूप से सरकार है। और संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने बिहार में जो कामयाबी, जो अच्छा काम किया है, उसका परिणाम पिछले चुनाव में दिखा है। बीजेपी की सरकार में कितनी चलती है? देखिए, ये सवाल तो 5 साल पहले से चल रहा था और मैं समझता हूं कि जब परिणाम आ गए तो पहले कई पत्रकारों ने इस विषय को उठा करके हमेशा कि बीजेपी कमजोर हो चुकी, बीजेपी का महत्व नहीं है। तो आज हम 103 सीटों पर चुनाव लड़े और 92 सीटों पर जीत के आए। तो यदि भारतीय जनता पार्टी का महत्व नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में हम कहां से जीत के आते। तो इसलिए ये सवाल ही अपने आप में बिल्कुल अनुचित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना करते रही थी क्योंकि वो अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाती है। लेकिन बिहार में भी एजेंडा तो तय कर रहे हैं नीतीश कुमार, और खास करके प्रो मुस्लिम स्टैंड ले रहे हैं। तो वहां पर आपकी पार्टी चुप है? नहीं, ऐसा देखिए, किसी भी सरकार में किसी समाज के प्रति अगर आप विशेष रुख रखते हैं और विशेष तौर से उसके उत्थान की बात करते हैं तो उसे सेपरेटिस्ट एजेंडा कहना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के सवाल मूल रूप से पत्रकारों ने बहुत दिनों से, कई लोगों ने प्रयास किया कि ये दरार के शब्द लाए जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से ऊपर है। क्या मानना चाहिए कि वो बीजेपी इन लाइनों से अलग हट रही है? अपीजमेंट वाली जो बात है उसमें नहीं, देखिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, जहां वो वोट कुछ देख करके उसके एवज में वोट लेना चाहते हैं। और आजादी के बाद निरंतर ये उनका रहा है कि एक प्रकार से एक समुदाय या दूसरे समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने उनको डोल्स दिए हैं, कुछ रियायत दिए हैं, कुछ आरक्षण दिए हैं और उसके पश्चात उसके एवज में वोट लिया है। संदेश ये जा रहा है कि एजेंडा नीतीश कुमार तय कर रहे हैं, उसको बीजेपी मानने के लिए मजबूर है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मैं इस विवाद में फिर नहीं, क्योंकि आप बार बार उसी सवाल को पूछ रहे हैं, दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा कि वो निश्चित रूप से राज्य का मुख्यमंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक राज्य का, और वो तय करता है कि क्या हमारी रूपरेखा हो। भारतीय जनता पार्टी की उसमें सहमति होती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार सरकार ने काफी पहल की है करप्शन दूर करने को लेकर के, और अभी जब उन्होंने एमएलए लैड खत्म कर दिया है तो उसको लेकर के पार्टी के अंदर, इवन बीजेपी के अंदर भी एक अनरेस्ट की स्थिति है, क्योंकि वही एक फंड था जिसके देखिए, मैं समझता हूं कि कई शुरू में ऐसा लगा कि विधायकों की योजना समाप्त करने के कारण विधायकों में आक्रोश होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि विधायकों के ऊपर अनावश्यक एक दबाव रहता है पैसे खर्च करने का, और लोग स्थानीय लेवल पर पैसा कमाना चाहते हैं, ठेकेदारी करना चाहते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि आज विधायकों के पास उससे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है जहां वो अनुशंसा करके काम करा सके। इसलिए एक प्रकार से लेकिन ये कहना कि इसलिए बंद किया गया है कि विधायक, सभी बिहार के विधायक के ऊपर आरोप था और वो चोरी में ये बिल्कुल गलत है। वो जन सेवा में ने खुद भी माना कि इसमें करप्शन की बू आ रही थी, इसलिए हमने उसको करप्शन की बू के कारण मैं ये अगर कोई कह रहा है कि करप्शन की बू आ रही थी इसलिए पूरे बिहार में विधायकों का खत्म किया गया, ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं विधायक अपनी भूमिका निभाते हैं, और मूल रूप से जितने विधायक थे, अगर ये बात सच था तो बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर देती, क्योंकि बिहार में हम लोगों ने ये हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, विकास का काम करना है, तो क्यों इतने सारे विधायक वापस जीत के आए। इसलिए मैं नहीं समझता हूं ये उन पर यह कहना कि क्योंकि भ्रष्टाचार था इसलिए हमने हटाया, ये अनुचित है। मूल रूप से विधायक खुश हैं कि आज उनके ऊपर उस प्रकार का दबाव जो सुबह से शाम तक योजना बांटने का रहता है नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये चर्चा तो दिल्ली के स्तर पर सांसद योजना पर भी होना चाहिए। लग रहा है कि एमपी लैड भी खत्म करना चाहिए और उसके लिए बिहार। देखिए, मैं तो वोटरी हूं कि सरकार में अगर आप विधायक हैं तो आपका काम है सदन में बोलना, आपका काम है विधायी करना।
दुर्भाग्य से जिस प्रकार का सिस्टम हम लोगों ने इस देश में अडॉप्ट किया है, जो ब्रिटिश पैटर्न पर वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है, यहां जीते हुए लोग मंत्री बनते हैं, अधिकार के पद पर जाते हैं और वो अपनी मूल भूमिका जो संसदीय प्रणाली में बहस करने का है, कानून बनाने का, उसे छोड़कर के प्रशासनिक ढांचे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यही इस देश का सबसे बड़ा कारण है और ये बड़ा डिबेट का विषय है कि क्या इस प्रकार का प्रणाली जिसमें चुने हुए लोग, विधायक, पार्षद, ये अधिकार का पद या एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं, ये अपने आप में बड़ा डिबेट है। ये डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी का ये पैटर्न जिसमें आपाधापी मची रहती है कि हम निरंतर कुर्सी संभाले, पद पर जाएं, मंत्री बने, समझ सकते हैं एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके बाद का आपाधापी कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का बड़े कारण बनता है और ये एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि 60 वर्ष के बाद इस पर भी एक बड़े डिबेट की आवश्यकता है। आप लोगों के पहल पे बीजेपी पहल कर सकती है कि एमपी लैड खत्म कर दे या देखिए, ये तो केंद्र का निर्णय है और अभी उसका 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपया भी किया गया है, लेकिन अपना अपना विचार है और मैं समझता हूं कि एक जिला में कलेक्टर के पास जितना पैसा आता है विकास का, एक जिला में, गुजरात और महाराष्ट्र के एक जिला में 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया तक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दायरे में जाता है, वो खर्च करते हैं। उसके सामने एक सांसद की अनुशंसा, एक विधायक की अनुशंसा क्या महत्व रखता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मूल रूप से विकास का काम, निर्माण का काम ये सरकार पर और प्रशासन पर छोड़ना चाहिए। हमारा काम है उस पर निगरानी रखें और बहुत हो तो उस पर जाके अपना नाम पट लगा दें, लेकिन अपने नाम पट लगाने के लिए जो प्रयास निरंतर चलता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। 2005 में जब आपकी ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी बिहार में, NDA 1 की, तब ये बात कही गई थी कि 100 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर बिहार को अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, अपराध खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, बहुत सारे विषय जिसमें बिहार सरकार ने अपनी ख्याति प्राप्त की है और लोगों की विश्वास जीता है, वो उसमें विधि व्यवस्था एक है। पहले विधि व्यवस्था केंद्रित था मुख्यमंत्री आवास से, जहां सभी अपराधियों का भी नियंत्रण ऐसा माना जाता है कि पिछली सरकार में, राजद की सरकार में वही से होता था। आज मैं समझता हूं कि कम से कम बिहार में अपराधियों के ऊपर जो नियंत्रण का एक माहौल था, जो मुख्यमंत्री आवास से चलता था, वो समाप्त हो गया है और कम से कम प्रशासन मुक्त है। हाँ, ये जरूर आरोप आ रहा है कि आज निचले स्तर के प्रशासन में भ्रष्टाचार का और समान व्यक्तियों को, लेकिन फिर भी बिहार की जनता उसे राहत मानती है और पुराने व्यवस्था से नए व्यवस्था को वो बेहतर समझती है। बीते 6 सालों में, 5.5 सालों में ये उम्मीद की गई थी कि बिहार में करप्शन का रेशियो कमेगा, लेकिन आम लोग अभी भी प्रभावित है, जो अभी अपने मानना कि निचले तक। नहीं, मुझे ऐसा है कि गांव देहात में लोग अभी भी कहते हैं कि जो निचले स्तर का है, चाहे वो थाना स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, वहां भ्रष्टाचार की सूचनाएं हैं और ये जरूर माना जा रहा है कि अधिकारियों को इस तंत्र में अधिकार बहुत मिल गया है, जिसके कारण जो जनप्रतिनिधियों का अधिकार क्षेत्र या जनप्रतिनिधियों का जो उपस्थिति है, उसमें कमी दिख रही है और मैं समझता हूं कि सरकार भी इस बात से अवगत है और उस पर जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिले, जनता के बीच में उनके विषयों को रखने का अधिकार मिले, मैं समझता हूं ये आवश्यक है। एक धारणा ये भी है कि बिहार में नौकरशाही गवर्नमेंट चला रही है, जो आंशिक रूप से आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पॉलिटिकल बॉसेस की कम चल रही है और नौकरशाह को लग रहा है कि 15 साल के गैप के बाद उन्हें एक मौका मिला है, तो उसको एसेट कर रहे हैं सरकार। देखिए, इस बात की चर्चा हम निरंतर सुन रहे हैं और खास करके जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या जनता दल यूनाइटेड के हों, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई कम है और अफसरों की सुनवाई ज्यादा है। और इस पर मैं समझता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जो जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिले, उसको किस हद तक आप कम करना चाहेंगे, ये सरकार को सोचना है। 15 सालों के कुशासन जिसको आप कहते हैं उसको छोड़ भी दें, तो बीते 5 सालों में बिहार में कोई भी बिजली प्रोजेक्ट नहीं लगा, लिहाजा बाहर का निवेश नहीं हो पाया। देखिए, एक प्रकार से बिहार सरकार बहुत कंजर्वेटिव है और मेरा भी ये मानना है कि बहुत कंजर्वेटिव होकर सरकार में आप एक बार शासन में आ सकते हैं, 2 बार शासन में आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को बदलना होगा। और आज बिहार सरकार उद्योग के मामले में, निवेश के मामले में बहुत पीछे है और विशेष करके बिजली का जो विषय उठ के आया है, अगले 5 साल में बिजली के क्षेत्र में विशेष विकास हो पाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। जब एनडीए गवर्नमेंट सेंटर में थी तो उम्मीद की गई थी कि बिहार को स्टेटस मिल जाएगा, विशेष दर्जा। नहीं, अब ये बात बिल्कुल है कि जो मानक बनाए गए थे किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का,
उसमें पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक रूप से होना चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। ये सब मानक योजना आयोग के मानक के अधीन बिहार में लागू नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज वो जो विशेष दर्जा की बात है वो नहीं मिल पा रही है और हमारे लिए चिंता का विषय है। बिहार के सभी सांसद, बिहार के सभी विधायक इस विषय के बारे में बार-बार चर्चा उठा रहे हैं और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस विषय पर ध्यान देना होगा। ये थी पहले चरण की बातचीत। अब अगले चरण में हम बात करेंगे बिहार में राजनीति के बारे में। वो एयर कूलर विद पावर सेवर टेक्नोलॉजी जो आपका बिल और देश की बिजली बचाए। सिम्फनी जंबो, बिजली बचाओ। घूमो दुनिया बेफिक्र। अमेरिकन टूरिस्टर, मजबूत इंटरनेशनल लगेज। इस चरण में राजीव प्रताप रूडी से हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीति कहां जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू किस स्थिति में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राम मुद्दे से अब भटक गई है। मतलब अब कह रही है कि हमारा वो मुद्दा नहीं है और वो बीएसपी का मुद्दा हो सकता है। लगता है बीते 10 सालों में काफी भटकाव आया है बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम देश को एक रखने की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में सामान्य लोगों को भ्रष्टाचार से जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति प्रभावित है उसका विषय उठाते हैं, जिस प्रकार से देश में महंगाई एक विषय है उसका विषय उठाते हैं और मूल रूप से जो सिद्धांतिक तौर पर हम लोगों ने देश को एक करने का जो प्रयास किया है। बीजेपी में आरएसएस का कितना दखल है? देखिए, आरएसएस क्योंकि वो तय करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो कुछ भी तय होता है वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ी संस्था है, जो सबसे बड़ी सदस्यता आज दुनिया में किसी संस्था के पास है। हालांकि वहां औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जो लोग उसमें जुड़े हैं उसकी संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है। और जिस प्रकार का कार्य वो करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में करते हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते हों, जन कल्याण के क्षेत्र में करते हों, आदिवासियों के बीच में करते हों, दूर दराज इलाके में, चाहे वो लेह लद्दाख के क्षेत्र में भी अगर आप चले जाएंगे तो दूर दराज इलाके में आपको आरएसएस का स्वयंसेवक दिख जाएगा। चाहे वो केरल के किसी मछुआरे की टोली में जाएंगे तो वहां भी एक आरएसएस का कार्यकर्ता दिख जाएगा। ऐसा संस्था जो निस्वार्थ किसी जनता आम लोगों की सेवा कर रहा हो, मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में और कहीं है। बीजेपी अपने आप को एक सांस्कारिक पार्टी मानती है, लेकिन जिस तरह से टिकटॉक के बंटवारे में बिहार में बीजेपी वर्कर ने प्रदर्शन किया, उसको क्या नाम देना चाहिए? नहीं, ये तो कुछ एक कार्यकर्ता, अगर एक आध कार्यकर्ता आकर के कुछ हंगामा करे तो उसको हम उस पार्टी का कल्चर नहीं मान सकते। जिस तरह से बिहार के बीजेपी प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, तो लगता नहीं है कि उनके बेटे को टिकट तो अभी भी नहीं मिला, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। अभी भी कोई टिकट नहीं मिला, अभी भी वो विधायक नहीं है, विवेक अभी विधायक नहीं है, तो इसलिए कह देना कि मात्र इसलिए कोई नाराज हो गया। बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें अपना आंतरिक तौर पर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया जा सकता है। डॉक्टर सीपी ठाकुर ने उस प्रकार का प्रोटेस्ट जाहिर किया होगा। बिहार में जब बात करते हैं पार्टी संगठन की, तो बीजेपी वर्कर्स का एक धारणा ये बनती जा रही है कि वो उनकी नहीं सुनते हैं, मंत्री उनसे नहीं मिलते हैं, तो ये लगता नहीं है कि नहीं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गलत बात है। जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, मैंने देखा, चाहे आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का नाम ले लें, नंद किशोर यादव जी हैं, उनके यहाँ सुबह से शाम तक मेला लगा रहता है। चौबे जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके यहाँ सुबह से शाम तक मेला लगा रहता है। गिरिराज जी हैं, वो ना ही अपने घर में मेला लगाए रहते हैं लोगों का, बट लोगों के बीच में जाते भी रहते हैं। आप किसी मंत्री को उठा दें, प्रेम कुमार जी हों, आप किसी मंत्री को उठाकर देख लें, ये कहना है कि वो जनता से नहीं मिलते हैं, मैं तो समझता हूं कि वो ज्यादा जनता के बीच में रहते हैं और थोड़ा समय उनको अपने काम में भी देना चाहिए। एनडीए 1 के बाद उम्मीद की गई थी बिहार में कि एनडीए 2 में मंत्रियों के चेहरे बदलेंगे, लेकिन कम बेश वही मंत्री हैं। तो ये लगता है कि देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री जैसे सुशील कुमार मोदी हैं, उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है और आज जो बिहार का एक चेहरा उभर के आया है, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक अच्छे वित्त मंत्री के रूप में पूरे देश में उनकी चर्चा होती है कि एक अच्छा वित्तीय शासन लाने में बिहार में अगर किसी की भूमिका रही है तो उसमें एक सुशील कुमार मोदी की एक अच्छी भूमिका रही है। इसलिए मैं समझता हूं, आप देखें तमाम मंत्री, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, नंद किशोर यादव जी, एक तो पार्टी के वरिष्ठ भी हैं, चंद्रमोहन राय जी हों, जितने मंत्रियों को देखेंगे सबकी एक छवि है
ये थी दूसरे चरण की बातचीत। और तीसरे चरण के बातचीत में हम बात करेंगे रूडी के पर्सनल करियर के बारे में। चार तरफ से हवा खींच के ठंडी हवा फैलाए, नया सिम्फनी विंटर एयर कूलर। किचन किंग हो या चना मसाला, दाल मखनी या सांभर मसाला, असली मसाले MDH। बातचीत के इस अंतिम चरण में हम बात करेंगे सांसद राजीव प्रताप रूडी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके करियर के बारे में। दुनिया भर के पॉलिटिशियन में आप अकेले से पॉलिटिशियन हैं जो राजनीति करने के बावजूद विमान उड़ाते हैं। तो ऊपर से राजनीति कैसे दिखती है? ऊपर से राजनीति जो है, देखिए हवाई जहाज के भीतर मैं समझता हूं कि जैसा आपने ठीक कहा कि दुनिया भर में सब लोगों ने तहकीकात की कि संभवतः मैं पहला पार्लियामेंटेरियन हूं जो A320 विमान उड़ाता हूं और कमर्शियल विमान उड़ाता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में कोई पॉलिटिशियन या सांसद है जो ये काम कर रहा हो। लेकिन दरअसल ये है कि ये मेरा चौथा प्रोफेशन है। ये हॉबी नहीं हो सकता, क्योंकि विमान उड़ाना और 320 विमान उड़ाना जिसमें 180 यात्री बैठे हों, वो हॉबी नहीं हो सकता, ये प्रोफेशन है। मैं पेशे से पहले वकील भी रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर भी रहा हूं पटना के एन कॉलेज में, और अब राजनीति के साथ साथ मेरी शुरुआत बहुत कम समय में हो गई। मैं 26 साल में बिहार में विधायक हो गया। ये मेरा लगभग 24वां वर्ष है राजनीति में, और मैं विधायक रहा, सांसद रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा। जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री थे उस समय मैं बिहार से केंद्र में नागरिक विमानन मंत्री रहा हूं। तो हम सब लोग इस बिहार से जुड़ करके हम लोग यहां तक आए हैं, और मैं समझता हूं कि क्योंकि अब शायद चलते रहना है, तो कुछ अपने आप को जोड़े रखने के लिए, कुछ सामान्य अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए, ताकि लोगों के अपने आप को थोड़ा सा चुनौती भरा अपना जीवन बनाए रखने के लिए ये सब मैं करता रहता हूं। लेकिन राजनीति मेरी प्रथम रुचि है, और बिहार में हमारी रुचि जो है, क्योंकि बिहार से ही मैं बढ़ के यहां तक आया हूं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक अच्छा अनुभव है। जिस रफ्तार से विमान उड़ता हुआ दिखता है उस रफ्तार से राजनीति नहीं उड़ रही है। हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आज देश में जो हालात हैं, और मैं एक बड़ा सवाल अब बार बार खड़ा करता हूं कि क्या ये लोकतंत्र, इस प्रणाली का लोकतंत्र सफल है या नहीं, जो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जैसे कि मैंने पहले कहा कि जीते हुए लोग मंत्री बनते हैं, क्या ये सफल है? क्योंकि आज 600 जिला में से लगभग 250 जिला माओवादी प्रभावित है। आज देश में लगभग 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20 रुपया से कम है। जिस प्रकार से देश में स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट है, देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके पर्सनालिटी को लेकर कई तरह का भ्रम है, खासकर बिहार में और बिहार के बाहर भी। वो ये कि लोगों को लगता है कि आप एयर कंडीशन गाड़ी में बंद होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और सड़क पर नहीं आते। मेरे बारे में जी, ये देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि आज मेरा 25वां वर्ष है राजनीति में, और मैं अपने हिसाब से सफल रहा हूं। तो मेरे खिलाफ चोरी का इल्जाम नहीं है, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, मेरे खिलाफ राजनीति में लोगों का नाक कटवाने का इल्जाम नहीं है, मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा, आज भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे कुर्ते पर कोई काला छींटा नहीं है। तो विरोधी को तो कुछ चाहिए ही बोलने के लिए ना। तो और गाड़ी में शीशा लगाया ही जाता है बंद करके चलने के लिए, लेकिन जहां उतरना हो वहां उतर करके मिला जाता है। इसलिए ये आरोप वही करते हैं जिनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलता है। मैं तो हमेशा पिछले 25 साल में अपने राजनीतिक विरोधियों से कहा हूं कि कुछ अच्छा निकालो यार मेरे बारे में, ये घिसा पिटा चलता नहीं है। चंडीगढ़ के छात्र जीवन में आप समाजवादी युवजन सभा के बहुत करीब थे, उसमें एक्टिव थे, लेकिन एकाएक आप उस पार्टी में आ गए जिस पार्टी का आप कैंपस में विरोध करते रहे थे। चंडीगढ़ में छात्र जीवन से रहा हूं, और वो हमारा छात्र संघ का अध्यक्ष था, वो इंडिपेंडेंट फोरम था। और उसके बाद मैं चंद्रशेखर जी के साथ, मैं राजनीति में यदि आज हूं तो उसका पूरा श्रेय चंद्रशेखर जी और सुबोध कांत सहाय जो हमारे साथ थे उस समय, हम उनके साथ थे, दो लोगों का है। उसके साथ बहुत सारे लोग और भी हैं जिन लोगों ने, मेरा स्वर्गीय राम बहादुर सिंह जो जिला में हमारे थे सांसद, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का योगदान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी को लाने का अगर श्रेय है तो वो दो व्यक्ति हैं। एक माननीय कैलाशपति मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे ढूंढ कर निकाला, और स्वाभाविक रूप से उस समय प्रदेश के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह थे, उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी दी। और वहां से चल करके केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह साहब, और हाल फिलहाल के दिनों में जो सानिध्य मुझे मिलता रहा अपने पार्टी से, चाहे वेंकैया नायडू हों, सुषमा स्वराज जी हों, इन सब लोगों का सानिध्य मिलता रहा, और राजनाथ सिंह जी हों। और मैं समझता हूं कि मैं एक प्रवक्ता की हैसियत से
बिहार से होकर भी सौभाग्य से पटना में पढ़ने का मौका मिला, संत माइकल उच्च विद्यालय, सेंट माइकल्स हाई स्कूल में। तो अंग्रेजी हिंदी के बीच में एक उपस्थिति दर्ज करने का, लेकिन अभी भी अपने आप को मैं पार्टी की लिहाजे अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं। एक आम धारणा ये है कि पार्टी के अंग्रेजी और ब्लू व्हाइट बॉय का चेहरा है। अच्छा हो, अगर मुझे ऐसा माना जाए तो अच्छा है। मैं हिंदी भी बोल लेता हूं और अंग्रेजी भी बोल लेता हूं, हवाई जहाज भी उड़ा लेता हूं, देहात में भाषण भी दे लेता हूं, और तमिलनाडु और केरला में जहां 100 लोग खड़े हों और 50 लोग खड़े हों वहां 1 घंटा भाषण भी दे लेता हूं। इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं हार्डकोर पॉलिटिशियन हूं। हाँ, ये जरूर है कि अनुभव के हिसाब से बहुत समय बीत चुका है, इसलिए थोड़ा अनुभव अधिक है, लेकिन अभी भी मेरा जो प्यार है वो बिहार के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है, और देश में एक नया राजनीतिक स्वरूप देखने का है। मैं जहां तक पहुंचा हूं उसमें मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, जो एक फौज में अफसर हैं, और मेरे भाई जो एक IPS ऑफिसर हैं, इन सब लोगों का, मेरी मां का, इन सबका सानिध्य है, और मित्रों का और आप जैसे लोगों का। लोगों को लगता है कि आप पार्टी में बहुत समय नहीं दे पाते बिहार में, और आप दिल्ली के पॉलिटिक्स करते हैं। बिल्कुल, वो मैं जानता हूं कि बिहार में वो जगह नहीं है, क्योंकि बिहार में मैं सवर्ण हूं, मैं जाति से राजपूत हूं। मैं जानता हूं कि हमारे लिए जगह नहीं है वहां पर, तो इसलिए उस स्थान को छोड़ करके, और मैं सहयोग में खड़ा होता हूं जो भी वहां के नेता हैं, जो भी हमारे हैं, और जो अगर वो प्लेटफॉर्म बिहार से आकर के देश के पैमाने पर मैं दिख रहा हूं, या दिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है, तो मैं समझता हूं कि मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, चाहे मैं बिहार में होकर काम कर रहा हूं, या दिल्ली में हूं, या तमिलनाडु में हूं, या केरला में हूं। पार्टी प्रवक्ता के तौर पे कई दफा आपको ऐसा असहज महसूस होना पड़ा होगा कि जो आप नहीं बोलना चाहते, क्योंकि पार्टी का वो आदेश है, इसलिए आपको उस तरह से अपने को ढालना पड़ता है। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल बहुत बड़ा है, और उनसे बीच-बीच में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से बीच-बीच में बात करके हम लोग अपना तय करते हैं। कई बार कठिन सवाल आते हैं, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि वो दिल के बहुत बड़े हैं, और छोटी बातों में वो नहीं फंसते हैं, और सबको प्रोत्साहित करते हैं, सभी नौजवान, सभी नेताओं को प्रोत्साहित करते हैं। और ये बड़ा गुण सुषमा स्वराज जी में भी है, वेंकैया नायडू में भी है, राजनाथ सिंह जी में भी है, ये बड़ा गुण है, अरुण जेटली साहब में भी है। लेकिन उनमें विशेष रूप से हम लोग अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग पार्टी का काम करते हैं। नितिन गडकरी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद एक आम धारणा बन रही थी कि युवा तबका तो खुश है, लेकिन एक तबका जो 60 पार का है वो बहुत असंतुष्ट है। मैं नहीं समझता हूं, पार्टी में सब लोगों की अपनी भूमिका है, वरिष्ठ लोग भी हैं, हम लोग भी आज 50 पहुंचने वाले हैं, कुछ वर्षों के बाद 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। सब पार्टी में अपनी भूमिका निभाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर के आई। आज भी हमारे 7 राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में, दर्जन से अधिक राज्यों में हम प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी आज देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रतिपक्ष में है, और हम सरकार में भी रहे हैं, और देश की जनता यदि चाहेगी, हमारे नेतृत्व को स्वीकार करेगी, तो आगे आने वाले दिनों में भी जो भ्रष्टाचार का देश भर में माहौल बना हुआ है कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में देश के लोग स्वीकार भी कर सकते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। हमारे साथ थे राजीव प्रताप रूढ़ी, जो दुनिया के अकेले ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जो 320 विमान उड़ाते हैं, जिसमें 180 सवारी यात्री उसमें सवार होते हैं, और अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनको कई बार उल्टे सीधे सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी भी आप इनके चेहरे पे असहजता नहीं देखेंगे। अगली बार एक नए मेहमान के साथ।